आज शुरू कर रहे हैं थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल। इसका फुल फॉर्म है थ्री डायमेंशनल। थ्री डी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्स और वाई एक्स होती थी, जिन्हें हम पढ़ते थे। ये एक्स एक्स होती थी और ये वाई एक्स। ये होता था प्लेन, मतलब एक सरफेस। जैसे ये बोर्ड है, इसमें एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। लेकिन अगर मैं ये डस्टर की बात करूं तो इस डस्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई अक्ष ये हुआ, लेकिन इसकी मोटाई भी है। यहाँ होगा 3 अक्ष। ध्यान से अगर देखें, ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष और एक और आगे नया। या अगर इसे एक्स और वाई मानोगे तो ये जेड हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? यानी अब हम थ्री डायमेंशनल पे काम करेंगे। थ्री डायमेंशनल यानी वास्तविकता में, जीवन में जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती हैं वो सब थ्री डायमेंशनल में। और जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, केवल उनका चित्र होता है, वो होती है टू डायमेंशनल। आपने जीवन में आज तक वृत्त नहीं देखा होगा, है ना? वृत्ताकार चीजें देखी होंगी। आपका चूड़ी वृत्त होती है, चूड़ी वृत्त नहीं होती, चूड़ी तो सिलेंडर होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो टू डायमेंशनल आपने देखी है। कागज है, आप कहोगे इसमें एक्स वाई एक्स, लेकिन मोटाई है, भले पॉइंट में है, ये भी थ्री डायमेंशनल हो गई। ठीक है, तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कौन कितने डायमेंशनल है? थ्री डी। और जो सोचते हैं वो किस में सोचते हैं? वो भी थ्री डी में सोचते हैं। और जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? वो 2D में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप जो तीसरा अक्ष है वो कागज में है, ऐसे तो बनाया जा सकता, तो हम इस तरह से बना देते हैं। ये हो गया आपका वाई अक्ष और इसको कह दिया हमने जेड अक्ष। ये हो गया पूरे। आप इसको बिल्कुल डस्टर से समझ सकते हो। ठीक है, इस सरफेस में ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये आपका जेड अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष। अब कागज में इसको मैं इसी तरीके से बना सकता हूँ, कोई और तरीका बनाने का नहीं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई बिंदु है P, उसका निर्देशांक भी होगा x, y, और उस बिंदु को हम मूल बिंदु से जोड़ भी सकते। और ये जो रेखाखंड है ये हमारा 3D इस स्पेस में आ गया, जिस स्पेस में हम खड़े हैं। अब ये रेखाखंड अक्षों से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। जो अक्षों के द्वारा बना कोण है इस रेखाखंड का, एक्स अक्ष से जो बन रहा है उसको हम कहेंगे अल्फा, जो वाई अक्ष से बन रहा है उसको हम कहेंगे बीटा, और जो जेड अक्ष से बन रहा है उसको हम कहेंगे गामा। दिशा की बात हम नहीं करेंगे, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। इसका भी इम्पैक्ट होता है कि एंटी क्लॉकवाइज नपना या क्लॉकवाइज नपना। ठीक है, उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास रेखाखंड है जो अक्षों से अल्फा, बीटा और गामा कोण बना है। बिंदु P एक्स वाई जेड तथा OP एक्स, वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा को बना। इतनी इंफॉर्मेशन आपको सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस पर हमने वेक्टर में भी बात की। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक लंब, ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में अगर मैं लंब डालूंगा तो ये लंब आया एक्स वाई प्लेन। ये 90 डिग्री कोण बना रहा है किससे? एक्स वाई प्लेन। कैसे पता लगेगा? अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये जो रेखा है ये तो एक्स वाई तल में स्थित है, तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री है? बात समझ में आ गई? यहां से एक लंब यहां डाल देते हैं और एक लंब इधर डाल एम एन पी। तो आप देख रहे हैं इसका निशान कितना है? एक्स, वाई, जेड। तो अगर मैं यहाँ लंब डालूंगा इसको कि पी क्यू, मैंने यहाँ पर लंब डाला है किस पर? एक्स वाई पर। तो क्लियरली, क्योंकि ये सब हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, ये जो ओ एम होगा ये कितना होगा? ये ओ एम जो हुआ ये एक्स वाई प्लेन में मैंने यहाँ से लंब डाला। फिर ठीक है, अब यहाँ से जब मैंने एक्स एक्स पे लंब डालूंगा तो ये एक्स होगा, और जब वाई एक्स पे लंब डालूंगा तो ये ओ एन जो होगा वो कितना होगा? वाई। और ये जो पी क्यू है ये जेड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम देख रहे हैं जो रेखाखंड ओपी था इसके 3 भाग आए निकल के। एक ओ एन, अगर हम अक्षों पर बात करें, ओपी के
अक्षों, बहुत गहरी बात है, अक्षों पर वियोजित भाग कौन कौन से बताओ, कौन कौन से? ओ एन, पहला ओ एम, ओ एन व पी क्यू। पी क्यू क्यों कह रहे हैं हम इसमें? आप इस तरह समझ सकते हो कि ये अगर हमारे पास तल है, इस तल में ये रेखाखंड है, ठीक है, तो वाई एक्स तो यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ से लंब डालूंगा इस पर, तो अगर मैं वाई एक्स पर डालूंगा तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे लंब डालता हूँ, भले कागज में दिखाई ना दे आपको, ये लंब अगर इस पर डालूंगा तो ये और ये आपस में कैसे होंगे? बात समझ में आ गई? तो ये जो पी क्यू है ये एक्चुअली जेड एक्स पे इसका पिछेप कह सकते हैं, और ओ एन जो है वो वाई एक्स पे इसका पिछेप है। यानी ये जो हमारे पास सरल रेखा थी, 3 अक्षों में इसका पार्ट डिवाइड हो गया। क्लियर हो गई बात? पहली बात तो ये जो आपको दिमाग में रखनी है, ये मैं बीच में बहुत जल्दी में बोला करूंगा तो ये काम तुरंत निपट जाएगा कि भाई इस रेखा का एक्स एक्स पे पिछेप, इसका वाई एक्स पे पिछेप, इसका जेड एक्स पे पिछेप। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा है किसी रेखाखंड का, रेखाखंड हो या रेखा के त्रिभुज, ठीक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन। इस पर पहले भी बात हो चुकी है, ऑफ अ लाइन। और कभी कभी हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डी डॉट सी, ऊपर एपोस्ट्रोफ लगा दिया, डिसीज ऑफ लाइन। तो सबसे छोटा यही है, ठीक है। तो आगे से हम ऊपर के किसी भी दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी का प्रयोग करें, डिसीज ऑफ लाइन। अब ये होते क्या है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डिसीज ऑफ लाइन मेकिंग angles alpha comma beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively। मतलब x एक्स से कोण बन रहा है उसका अल्फा, y एक्स से बन रहा है बीटा और z एक्स से बन रहा है गामा, जो चित्र में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हो। ये अगर रेखाखंड ओपी ले रहे हैं तो ये एक्स एक्स से अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्स से बीटा बना रहा है और जेड एक्स से गामा बना रहा है। अब क्योंकि ये तो हमने विशेष स्थिति ली थी, ये तो विशेष स्थिति है ना, कि हमने ये मान लिया कि जिस रेखा को हम ले रहे हैं वो मूल बिंदु से शुरू हो रही है, लेकिन हमारे पास जो रेखा होंगी, हम तो जनरल बात करेंगे, ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया जेड और ये हो गया वाई। हमारे पास तो ये होगी रेखा यहाँ, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, मान लेते हैं नाम रख दिया हमने आर एस। इसके बारे में बात करो, ठीक है। और ये दोनों तरफ किधर भी बढ़ सकती है, ये तो इस पे स्थित 2 बिंदु। अगर ये रेखा आर एस है तो मैं क्या करूंगा, इस आर एस के समांतर तो करोड़ों रेखा खींच सकती है। और मुझे मालूम है कि अगर 2 समांतर रेखाओं पे क्रिया रेखा है तो संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। यानी चाहे मैं एक्स एक्स को के समांतर रेखा खींचूं यहाँ पर, तो जो कोण एक्स एक्स के समांतर रेखा खींच के इसके और एक्स एक्स के बीच में बनेगा, वही इसके समांतर अगर रेखा मैं एक्स एक्स पे खींच दूं तो बनेगा। नहीं आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ पर आर एस के समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ मूल बिंदु से। ये दोनों कैसे हैं आपस में? कहाँ से खींच दी मैंने? ये मूल बिंदु से पीछे भी जाती। और ये जो रेखा है ये एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स तीनों से कोण बना रही है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। और इसी का हम अध्ययन करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा हर सवाल में बदलते चले जाएंगे, सरल रेखा हर सवाल में बदलते चली जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं बदलेगी कि अगर हमें कोई सरल रेखा दी है तो हम उसके एक समांतर रेखा मूल बिंदु से खींच सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली पढ़ेंगे हम यही, ठीक है। और जब भी हमें रेखा दी होगी उसको फटाफट किसके समांतर खींच, रेखा के समांतर कहाँ से खींच देंगे? मूल बिंदु से। तो सवाल हमारा यही बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम इसको यहाँ खींच रहे हैं तो ये कितना हुआ? अल्फा। और ये कितना हुआ? बीटा। और ये कितना हुआ? बात समझ में आ गई? और इसी पे एक बिंदु होगा P,
जिसको हम कहेंगे एक्स वाई। यहाँ पे मैंने बिंदु पी को मूल बिंदु से जोड़ के आपको समझाने की कोशिश की थी। यहाँ मैंने कहा कि भी ये आर एस एक कोई रेखा है, हमने एक समांतर रेखा खींची, अब इस रेखा पे एक बिंदु मैंने ले लिया, बिंदु तो करोड़ होते हैं, एक्स वाई जेड ले लिया, बोले एक्स वाई जेड कौन सा, बोले वही है तुम सोच रहे हो, बोले 2 3 5 सोचो, 2 3 5 हो गए, 4 5 6 सोचो, 4 5 6 हो गए, ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल पॉइंट है। अब ये अगर यहाँ एक्स एक्स पे लंब डालेगा, यहाँ डालेगा इस तल पे, बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया, ये कितना आ गया आपका क्यू, यहाँ से इस पे लंब डाला, ये कितना आ गया एम, और एक अक्ष हमने वाई एक्स पे डाल दिया, ये कितना आ गया, तो ये आपके पास हो जाएगा वाई, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये इसकी लंबाई है PQ। क्लियर है बात? अब अगर मैं इसको यहाँ जोड़ दूं, ये कितना है y, ये कितना होगा, क्लियर हो रही बात? ये कितना है अल्फा। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूं तो ये भी इस पे लंब होगा, क्योंकि सीधे सीधे एक्स एक्स पे लंब डालेंगे, ठीक है भाई, तो भी तो ये इस पे लंबी आएगा आपको। अब तुम्हें लग रहा होगा सीधे रेखा होनी चाहिए, वो हो नहीं सकती क्योंकि ये है 3 डायमेंशन। क्लियर हो रही है बात? अब अगर मैं यहां से इसको समझाने की कोशिश करूं कि ये cos अल्फा अगर निकालूं तो कितना आएगा, आधार बटे कर्ण, तो 90 के सामने होता है कर्ण, तो इस त्रिभुज में अगर मैं देख रहा हूं तो कर्ण कौन हो गया 90 के सामने, OP, तो cos अल्फा बराबर x बटे OP। यहां मैं लिख रहा हूं त्रिभुज OMP में, ये भी बता दिया मैंने कि OMP कितना है 90 है, तो यहाँ पर अगर मैं cos अल्फा निकालूंगा तो वो आ जाएगा x बटे OP, और मान लेते हैं हम, माना OP की लंबाई जो है वो r है, कोई दिक्कत तो नहीं, OP की लंबाई अगर मैंने r मान ली तो cos अल्फा कितना आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली अगर मैं cos बीटा निकालूं तो y बटे r, और cos गामा निकालें तब z। ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है, यानी उन कोणों का कोसाइन जो एक रेखा x y z अक्ष से बनाती है, इन्हीं को कहते हैं द्विभुज। ये मैंने लिख दिया, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डिसीज ऑफ लाइन मेकिंग द एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स। और इसको हम शुद्ध हिंदी में कैसे कहेंगे कि यदि कोई रेखा x y z अक्षों से जो कोण बनाती है, उन कोणों के कोसाइन द्विभुज कहलाता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है बच्चों, सीधा सीधा याद रखो कि अगर कोई रेखा है x y z अक्ष से कोण बना रही है तो उनके जो कॉस होंगे, cos अल्फा, cos बीटा, cos, उन्हें क्या कहते हैं हम, डिसीज। द्विक का मतलब दिशा से होता है, बिल्कुल बात सही तुमने पकड़ी, डायरेक्शन को ही हम द्विक कहते हैं। पहुंच गई बात हमारी? अब अगर मैं ये कहूं कि इफ बी सीज बी डॉट सीज ऑफ लाइन आर एल एम एंड एन, इनके नाम रख दिए भाई। डिसीज जो हैं, जो द्विभुजाएं हैं, डिसीज की फुल फॉर्म, डिसीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तुम बहुत परेशान हो जाओगे लिखो, ठीक है, डिसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनका नाम रख दिया मैंने एल एम और एन, जिसमें एल क्या था, एक्स अक्ष से जो कोण बन रहा था उसका कॉस, यानी एल बराबर एम बराबर और एन बराबर, और कॉस अल्फा का मान आया कितना था, एल बराबर एक्स बटे आर, वाई बराबर वाई बटे आर, जेड बराबर जेड। यहाँ से क्या निकल कर आया भाई, एक्स बराबर एल आर, वाई बराबर एम आर, और जेड बराबर,
यानी अगर कोई बिंदु P था उस रेखा पे स्थित, जिस रेखा के हमें डिसीज पता थे, उस रेखा के क्या पता है, या उस रेखा की हमें डिसीज पता है और उस रेखा की लंबाई पता है, उस रेखा की क्या पता है, लंबाई पता है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं उस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे, यानी उसके अंत बिंदु के निर्देशांक, वो आएंगे आपका LR, MR, गहरी बात है, ठीक है, समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं अपना, ये तो नोट में अलग से याद रख लो कि सीधे LR, MR, NR अगर किसी रेखा कंपटीशन में काम आता है कि रेखाखंड की सीधे लंबाई दिए, डिसीज दिए, निर्देशांक निकालने, तुरंत निकल आएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा निकलने, और दो बिंदुओं को जोड़ने वाला दिया होगा तो x2 - x1 निकलेगा, y2 - y1 निकलेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, चलो अब आगे। अब आप ऐसा करो, प्रूफ देखो, L² + M² + L², प्रूव दैट, प्रूफ लिखना भी गलत है, कहाँ गया कपड़ा, अभी आर्टिकल आ गया इसी में, प्रूव दैट, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1, या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन यूनिटी, या किसी रेखा के दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव इकाई होता है या एक होता है। अब ये शब्दावली जब हम किताब में पढ़ते तो हमारे दिमाग में जब हमने पढ़ा कि किसी रेखा के दिक् कोज्याओं के वर्गों का, उससे पहले पीछे का सब गायब, सब भूल जाता है बच्चा, ये हो रही बात ये। अच्छा, अब हम इसको सिद्ध करेंगे, LHS ले लो, क्या है L² + M² + N, L का मान था कितना, और M का मान, और इसका मान cos अल्फा का मान कितना था, cos बीटा का, cos गामा का, एलसीएम ले लूं, R² कितना आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अगर लगाओगे यहाँ पर OP, और OP निकालोगे तो OP आएगा वर्गमूल x2 - x1 + y2 - y1, है वो 0 है, लगा नहीं, तो इसका मतलब ये x² + y² + z², ये मूल बिंदु से P बिंदु की दूरी है, यानी OP है, और OP कौन है, R है, क्लियर है। तो ये कितना होगा, R² R बराबर OP, और OP है वर्गमूल x²। कोई दिक्कत, R² से R² कैंसिल, आपके पास बना गया, सो L² + M² + N² आपके पास इसको आपको होनी चाहिए। ये डायरेक्शन कोसाइन का पूरा हिसाब किताब है, इससे ऊपर आपके 12th में तो नहीं पूछेगा। अगर आपने इतनी बातें समझनी है यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, शब्दावली को, टर्मिनोलॉजी को समझोगे कि कहना क्या चाह रहा है, कि किसी रेखा की द्विक कोज्या, समझ जाओ LMN, है ना, क्लियर हो गई बात, उतारोगे इसे, उतारो।